हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. I hope you all are well at home and studying your subjects properly. So I am your SST teacher, your social studies teacher. My name is Pratibha Dwivedi and I am going to teach you all SST from now. Okay. So we are going to study chapter number 6 from today. Everyone of you please open your book and start reading chapter number 6. Okay. So as you all know, your chapter number 6 is the climate of India. In chapter number 6 आप सब लोगों को बच्चों चैप्टर नंबर 6 में द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है. क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आप सबको पता है कि जो हमारा देश है भारत, हमारा देश वो कितना बड़ा है. ठीक है, इतना बड़ा है और ज्योग्राफिकली हमारा देश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे वेरीड क्लाइमेटिक रीजन्स पाए जाते हैं. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं. जैसे कुछ जगहों पर क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, कुछ जगहों पर बहुत सर्दी पड़ती है, कुछ जगहों पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है. तो हम लोग सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो सारे बच्चे अपने बुक्स ओपन कर लेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग शुरू कर देंगे. सबसे पहले आप पढ़ेंगे चैप्टर का नेम. चैप्टर नंबर 6 का नेम है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. हमारे देश का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो क्लाइमेट के बारे में आपको जानने से पहले आप सब लोगों को वेदर के बारे में जानना होगा. आप लोगों ने अपनी जब बुक ओपन की है तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले वेदर की डेफिनेशन मिलेगी, उसके बाद क्लाइमेट की डेफिनेशन मिलेगी. ठीक है, तो सबसे पहले वेदर को जानेंगे कि वेदर क्या होता है. अब वेदर क्या होता है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या हो बच्चों? जो वेदर है, वेदर क्या है? वेदर जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, सपोज अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, इंडिया के स्टेट की किसी भी स्टेट की बात कर लेते हैं, उसमें अगर आप इंडिया में यूपी की बात करते हैं तो अगर वहाँ पे आप देखते हैं तो क्या होता है, इन द फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल महीने से क्या होता है, गर्मियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, तो अप्रैल महीने में यूपी में बहुत गर्मी पड़ती है. तो उस महीने में उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उस किसी भी महीने में किसी भी जगह की जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको हम वेदर के नाम से जानते हैं. जैसे गर्मियों में अप्रैल में यूपी में क्या होती है, बहुत गर्मी पड़ती है. दिसंबर में क्या होता है, सर्दी पड़ने लगती है. इस तरीके से आप वेदर कंडीशंस को समझते हैं कि हाँ ये इस जगह की वेदर कंडीशंस हैं. मतलब क्या हो बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है किसी भी एक जगह की कुछ समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स फॉर 2 to 3 months और 3 to 4 months, वो क्या हो जाएगी आपकी वेदर के नाम से आप उसको समझेंगे. उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट. क्लाइमेट को जानने के लिए हमने आपको पहले ही बताया आपको वेदर को समझना होगा. वेदर आपने समझ लिया, अब आप क्लाइमेट को समझेंगे. वेदर मैंने क्या बताया आप लोगों को, वेदर मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, एक जगह की, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए. ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, जब हम अगर वेदर के कंडीशंस को बहुत लंबे अंतराल के लिए बढ़ा देते हैं, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हम वेदर को समझते हैं तो वही क्लाइमेट हो जाता है. जैसे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द जनरल वेदर conditions of a large area over a longer period of time. क्लाइमेट क्या होता है बच्चों? क्लाइमेट में हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को बेटा? क्लाइमेट क्या होता है, जो भी जनरल वेदर कंडीशंस हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सपोज अभी हमने वेदर के जब हमने वेदर को समझना चाहा तो वहाँ पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया.
हम लोग क्लाइमेट को समझते टाइम भी उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए हमने क्या किया कि यूपी में जब हमने गर्मियों की बात की, दैट मीन्स हमने अप्रैल टू जून की बात की। आपको पता है समर जब भी गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो फ्रॉम दी मंथ ऑफ अप्रैल टिल दी मंथ ऑफ जून होती है, क्योंकि समर गर्मियों का पड़ने का महीना यही है, अप्रैल मई जून। तो ये जो था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूपी में गर्मी पड़ती है, तो इसको हम लोग यूपी के वेदर कंडीशंस के हिसाब से समझेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये समय, ये 3 महीने हर साल यूपी में गर्मी पड़नी ही है, तो चूंकि ये फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये हर साल ऐसे ही हो रहा है, तो ये हम लोग इस तरीके से इसको समझेंगे कि यूपी का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा ही है। दैट मीन्स कि वेदर को, अगर जनरल वेदर कंडीशंस किसी भी एक प्लेस की अगर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करें, साल दर साल की बात करें, तो उसे हम क्लाइमेट के हिसाब से समझते हैं। उसे हम कहते हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है। ठीक है बच्चों, आपको पता है इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। डाइवर्सिफाइड कंट्री मतलब यहाँ पे बहुत ही भिन्न भिन्न तरीके के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न उनकी लाइफ स्टाइल्स होती हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स होती हैं, उनका खाना भी अलग अलग होता है, कितने सारे स्टेट्स हैं, हर जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हर जगहों पर अलग अलग एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर अलग अलग हर जगहों पर क्यों होता है, पूरे हमारे भारत देश में हर जगह पर एग्रीकल्चर क्यों अलग अलग होता है, वो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस की ही देन है। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे क्यों फैक्टर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है वो एक अगर हम लोग उसको समझें तो वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। क्यों एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा जो भी प्रोडक्शन होता है हमारी इकोनॉमी में, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी पैदावार होता है भारत में, वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस होता है। हमारे यहाँ खेती को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, क्यों हमारे यहाँ खेती को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत जगहों पर बहुत अच्छी है। जैसे अगर हम गन्ने की बात करते हैं, शुगर केन की, तो आप सबको पता है यूपी में शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में शुगर केन का होता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्लाइमेटिक कंडीशंस शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे यहाँ पे रेनफॉल प्रॉपरली होता है, जितना रेनफॉल ज़रूरत है, जितनी पानी की ज़रूरत है गन्ने की पैदावार के लिए, वो यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से मिल जाता है। रेनफॉल यहाँ पे अच्छी होती है, मिट्टी यहाँ पे अच्छी है। तो इसी तरीके से जैसे हमने यूपी में शुगर केन की बात की, उस तरीके से क्या होता है, अलग अलग हमारे देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और वहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्यों प्रोड्यूस हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करती है। ठीक है बच्चों, तो इससे आपने क्या समझा कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे जो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब हमारी गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस की ही देन है। क्योंकि अगर अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं रहेंगी, बारिश अच्छी प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपरली मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी, तो हम लोग कितना भी फर्टिलाइजर्स डालेंगे, कितना भी पेस्टिसाइड्स डालेंगे, हम अच्छी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो नेचर का हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बढ़ाने में हमारे जो भी हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है भारत की, हमारी प्रकृति का बहुत ही बड़ा देन है। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया बेटा। अब इसके आगे हम लोग ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने ये समझा कि वेदर और क्लाइमेट में आपने डिफरेंस समझा कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, अब आप वेदर और क्लाइमेट समझ गए, अब आप आगे समझोगे कि वेदर और क्लाइमेट हमारे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार की है। सपोज अगर किसी भी जगह पर बहुत बारिश हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। किसी भी जगह पर गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो क्यों पड़ रही है। उसी तरीके से किसी जगह पर बहुत सर्दी पड़
हमने ये समझ लिया कि क्लाइमेट होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, कि आपका क्लाइमेट किस वजह से डाइवर्सिफाइड है। हमारे भारत देश का क्लाइमेट इतना डाइवर्सिफाइड, इतना भिन्न क्यों है हम सब जगहों पर अलग अलग, इसको हम समझेंगे। तो इसका सबसे पहला फैक्टर है जो हाइट अबव सी लेवल। इसका मतलब क्या होता है? हाइट मतलब आपको पता है ऊंचाई, ठीक है। अबव मतलब ऊपर, और सी लेवल, सी मतलब समुद्र। देखिए यहाँ पे हाइट अबव सी लेवल हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को कैसे डिफाइन करेगा, इसको अब आप समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ में अगर हम सी की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे अगर हम समुद्र के ऊपर चलते जाएंगे, अब समुद्र के ऊपर हम जहाज से तो नहीं जा सकते हैं, हम एरोप्लेन से जैसे जैसे अगर ऊपर जाएंगे, या फिर अगर हम माउंटेन्स हिली एरियाज में क्या करेंगे कि अगर हम पहाड़ों पर जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी लैंड, जो हमारी ज़मीन का तापमान है वो इन कंपैरिजन टू माउंटेन ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम समुद्र से ऊपर उठते जाएंगे हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब ठंडी ज़्यादा पड़ती जाएगी। ठंडी ज़्यादा पड़ती जाएगी इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पहाड़ पे जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे कितनी ठंडी होती है। अब आप शायद कभी पहाड़ पे ना गए हो, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि आप लोग जब भी हिली रीजन्स में जाते हो, या फिर अगर आप हिली स्टेट्स में चले जाओ, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, वहाँ पे अगर आप माउंटेन्स के एरियाज़ में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है इन कंपैरिजन टू लैंड एरिया। मतलब कि जहाँ पे हम लोग हैं और माउंटेन्स जहाँ पे हैं, माउंटेन्स में टेम्परेचर कम रहेगा, ठंडी ज़्यादा रहेगी, और यहाँ लैंड एरिया में क्या रहेगा, गर्मी रहेगी। तो ऐसे क्यों होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, और इसलिए ये हमारे जो हाइट अबव सी लेवल है ये क्या कर रहा है, ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिटरमाइन कर रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस इससे पता लगा पा रहे हैं हम कि अगर सी लेवल के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा टेम्परेचर कम होगा और हमें ठंडी ज़्यादा लगेगी। इसका एग्जाम्पल हमने आप लोगों को दिया, हिली एरियाज़ में अगर आप जाओगे, पहाड़ पे चढ़ोगे तो क्या होगा, आपको ठंडी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। आपने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या फिर आप में से कुछ लोग गए भी होंगे वहाँ पे, और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग पहाड़ वगैरह पे अगर हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग अच्छी तरीके से अपने आप को प्रॉपरली वुलन क्लोथ से कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम चढ़ते जाएंगे हमें ठंडी लगेगी। चलिए ये तो पहला फैक्टर था। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है? दूसरा कौन सा फैक्टर है जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिटरमाइन करता है? वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डेजर्ट और माउंटेन। अभी तो आपने हाइट अबव सी लेवल अच्छे से समझ लिया कि वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को कैसे डिटरमाइन करेगा। अब जो दूसरी चीज़ है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डेजर्ट एंड और माउंटेन। देखिए क्या होता है कि जितनी दूरी बढ़ती जाएगी किस चीज़ से, समुद्र से या फिर रेगिस्तान से। डेजर्ट मतलब आपको पता है रेगिस्तान है जहाँ पर बालू ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। समुद्र, रेगिस्तान और पहाड़, इससे जितनी दूरी हमारी बढ़ती जाएगी उस तरीक़े से हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिफर करेंगे, वो भी डिफरेंट होंगे। अब ये कैसे आप लोगों को पता चल पा रहा है? ये देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग, इस चीज़ को समझने के लिए हमें विंड्स को समझना होगा, हवा के बारे में जानना होगा। देखिए क्या होता है कि समुद्र में क्या होता है कि जब यहाँ से जब हवा समुद्र से बहती हुई जाती है तो आपको पता है कि जब समुद्र पे सन रेज जो पड़ रहे हैं वो क्या करते हैं, वाटर वेपर्स फॉर्म करते हैं। तो जब वहाँ से हवा जाती है तो हवा क्या करती है, वो अपने में वाटर वेपर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वही वाटर वेपर्स एयर में जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो ऊपर जाकर के क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। तो समुद्र जहाँ पर होता है वहाँ पर क्लाउड्स ज़्यादा फॉर्म होते हैं और रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम वहाँ पे ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है। अच्छा, अब डेजर्ट में क्या है, रेगिस्तान है, वहाँ पे आपको पता है कि कितनी गर्मी होती है। जैसे डेजर्ट कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, रेगिस्तान
बात करते हैं तो डेजर्ट जो रीजन है सबसे ज़्यादा वो हमारा राजस्थान स्टेट में है। राजस्थान में है, जैसे कि राजस्थान में कौन कौन सी सिटीज़ है, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है। आपको पता है कैमल्स भी वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो अब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, जो विंड बहती है, जो हवा बहती है, वो बहुत हॉट एंड ह्यूमिड होती है। क्यों इतनी गर्म हवा बहती है? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो बारिश बहुत कम होगी तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जो हवा बहेगी उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी और वो बहुत गर्म हवा रहेगी, ठीक है। तो जब वो बहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए डेजर्ट एरियाज में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, अगर हम माउंटेन्स पे आ जाते हैं तो माउंटेन्स से क्या होता है, देखिए जैसा कि आपने समुद्र से समझा और रेगिस्तान से समझा, सेम एग्जाम्पल माउंटेन्स का भी है। माउंटेन्स का कैसा एग्जाम्पल लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम दी माउंटेन। देखिए आपको पता है कि माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स मतलब क्या होता है, जो स्नो, बड़े बड़े जो टीले होते हैं बर्फ के, वो होते हैं माउंटेन्स पे। तो स्नो तो ठंडा होता है, अब क्या होता है वहाँ पे जो विंड्स बहती हैं वो स्नो की वजह से, बर्फ़ की वजह से वहाँ पे जो हवा चलती है वो ठंडी होती है, इसीलिए वहाँ का तापमान क्या हो जाता है, टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है, कम होता है और वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसको मैंने अभी आप लोगों को इसको पहले भी बताया कि माउंटेन्स में क्यों इतनी ठंडी पड़ती है, हिली एरियाज़ में। हिली एरियाज़ में ठंड पड़ने का यही एक फैक्टर है कि वहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है माउंटेन्स पे, माउंटेन्स ऊंचा भी है। हम लोग हाइट अबव सी लेवल, अभी इसमें हम लोगों ने ये समझा कि जैसे जैसे हम समुद्र के अगर हम ऊपर चलते जाएँ तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, ठंडी ज़्यादा पड़ती जाती है। तो इस तरीके से क्या होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन भी हमारे क्लाइमेटिक रीजन को अफेक्ट करेगा। मतलब जिस भी जगह पर ज़्यादा माउंटेन्स होंगे वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमारा मेजरली जो था वो दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। वो क्या था, पहला हाइट अबव सी लेवल एंड दूसरा क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डेजर्ट और माउंटेन। तो इसको आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। और आप लोग अपनी बुक्स ओपन करेंगे, उसमें ये पूरा अच्छे तरीके से इसको जो मैंने समझाया आपको वहाँ पे वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग उसको रीड करोगे, उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर हमसे क्वेरीज करोगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने क्या समझा बच्चों कि आज के हमने क्लास में क्या समझा, पहले तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया। चैप्टर नंबर 6 का नाम था द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसको ही हम लोग आगे भी अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन की होगी तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया है। आगे भी हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले हम लोग उसका रिविजन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या पढ़ी, चैप्टर नंबर 6 आपने ओपन किया, उसमें आपने चैप्टर नंबर 6 का नेम पढ़ा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपने इसके बारे में ये समझा कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया के बारे में बात की, तो हम लोगों ने ये समझा कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ हैं ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ पीपल, ऑफ लैंग्वेजेस, ऑफ लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप लोगों ने ये समझा। फिर आप लोगों ने वेदर और क्लाइमेट के बारे में समझा कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर हमने आप लोगों को बताया कि कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या हमने बताया, जनरल वेदर कंडीशंस फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपने इन दोनों में डिफरेंस समझ लिया। उसके बाद आपने पढ़ा मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, कि क्लाइमेट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए। आपने उसमें सबसे पहले पढ़ा हाइट अबव सी लेवल और दूसरा पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डेजर्ट और माउंटेन। हमने आपको पहले वाले में क्या बताया कि जैसे जैसे हम समुद्र से ऊपर चलते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, जैसे कि माउंटेन्स पे होता है। अगर हम चोटी पे पहुंच जाएं, अगर हम किसी भी पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएं तो वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डेजर्ट और माउंटेन, हमने क्या समझा कि सी जो समुद्र से जो हवा जाती है वो ज़्यादा रेनफॉल कॉज करती
सकती है क्योंकि वहाँ से वो मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है समुद्र से। डेजर्ट से अगर बहती है तो वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और वहाँ से वो गर्मी अपने अंदर बटोर लेती है, इसलिए जो हवा बहती है बहुत गर्म रहती है। और अगर वही हवा अगर माउंटेन पे बहेगी तो क्या होगा, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स में क्या है, ग्लेशियर्स हैं, स्नो, बड़े बड़े स्नो के टीले हैं, और बर्फ़ आप सबको पता है ठंडा होता है, तो जब वहाँ से हवा बहेगी तो वो हवा भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो कोल्ड होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे से पढ़ेंगे। आप सब लोग इस जितना भी मैंने पढ़ाया इसको बाद रिविजन भी करवाया, आप सब उस चीज़ को क्या करेंगे, अपने बुक से फिर से पढ़ेंगे और इस अच्छे से लर्न करेंगे और समझेंगे। ठीक है क्लास।